हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग मेड इजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य। यहाँ पर प्रश्न है, उद्देश्य से आप क्या समझते हैं? उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए अथवा उद्देश्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा परिभाषित कीजिए। उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित ब्लूम की टैक्सोनॉमी का वर्णन कीजिए। आज हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी के बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम उद्देश्य का अर्थ को समझेंगे। उद्देश्य शब्द का सर्वप्रथम बॉबिट महोदय ने 1918 में शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में तकनीकी रूप में प्रयोग किया। किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रस्तावित करने वाले कथन को ही उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार शैक्षिक उद्देश्यों से तात्पर्य विद्यार्थियों में होने वाले उस परिवर्तन से है जो शैक्षिक क्रियाओं द्वारा नियोजित रूप में लाया जाता है। एनसीईआरटी के अनुसार उद्देश्य वह बिंदु अथवा अभिष्ट है जिनकी दिशा में कार्य किया जाता है अथवा उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तनीय है जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है या जिसके लिए क्रिया करते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार के परिवर्तन को प्रस्तावित करने वाले कथन को ही उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। यानी कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे हम कोई उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि हमें किसी भी कार्य की क्रिया करने के बाद क्या परिवर्तन हम अपेक्षित करते हैं। इसीलिए हम जो भी हम क्रिया करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। इसी प्रकार शैक्षिक उद्देश्यों से भी यही तात्पर्य है। शैक्षिक उद्देश्यों में विद्यार्थियों में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन अपेक्षित किया जाता है। इसीलिए शैक्षिक क्रियाओं का भी यही उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों में कोई ना कोई परिवर्तन ज़रूर लाया जाए। आगे है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। शैक्षिक उद्देश्यों के प्रथम वर्गीकरण के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों के निम्नलिखित दो प्रकार हैं, सामान्य उद्देश्य और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। पहला सामान्य उद्देश्य। सामान्य शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों से तात्पर्य उन उद्देश्यों से है जो सभी पर लागू होते हैं। ये देश काल से प्रभावित नहीं होते, इनकी उपयोगिता सभी देशों में सदैव बनी रहती है। इन उद्देश्यों को ही सामान्य उद्देश्य कहा जाता है। यानी कि सामान्य उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जो किसी भी देश या काल से प्रभावित नहीं होते। ये सभी देश में या सभी समय पर सदैव ही लागू होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना। नैतिक मूल्य बच्चों के लिए आवश्यक हैं, उनके व्यक्तित्व के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए आवश्यक हैं। तो ये किसी देश या काल से प्रभावित नहीं होते। कोई भी देश हो या कोई भी समय हो, सभी में ये आवश्यक हैं। इसी तरह बच्चों को स्वच्छता के बारे में ज्ञान देना, स्वच्छता की आदतें विकसित करना या स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करना, तो ये उद्देश्य इस तरह के हैं जो कि सामान्य हैं और सभी समय में या सभी देश में लागू होते हैं। दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। ये उद्देश्य देश व काल से प्रभावित होते हैं और इनका आधार किसी क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियां होती हैं। इनका क्षेत्र सीमित होता है। उदाहरणार्थ, कोई विकासशील देश आर्थिक विकास के लिए प्रौद्योगिक शिक्षा का प्रसार करना उद्देश्य निर्धारित कर सकता है। यानी कि ये वे उद्देश्य हैं जो देश व काल से प्रभावित होते हैं। जैसे कि किसी भी देश के लिए, अगर कोई देश विकासशील है तो उसके लिए आवश्यक है कि वो प्रौद्योगिक शिक्षा का प्रसार करे ताकि वहाँ पे प्रौद्योगिकी का विकास हो। तो ऐसी शिक्षा दी जाए बच्चों को जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सीख सकें। तो ऐसे उद्देश्य वे होते हैं जो देश व काल से प्रभावित होते हैं। द्वितीय वर्गीकरण। इस वर्गीकरण के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य को निम्न के दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा शिक्षण उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य से अभिप्राय छात्रों में होने वाले उन परिवर्तनों से है जो शैक्षिक क्रियाओं द्वारा नियोजित किए जाते हैं। इनकी प्रकृति दार्शनिक होती है। ये पाठ्यक्रम की रचना और अनुदेशन के लिए निर्देशन प्रदान करते हैं तथा मूल्यांकन की प्रविधियों के विशिष्टीकरण में सहायता प्रदान करते हैं। इनके अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी होती है जिसके कारण छात्रों की संपूर्ण शैक्षिक क्रियाएं एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित हो जाती हैं। यानी कि शैक्षिक उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जो कि बच्चों को पूरी शिक्षा शैक्षिक काल में उनके अंदर डेवलप की जाती हैं। जैसे कि बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। बच्चे कोई भी चीज़ को, कोई भी कंसेप्ट को वैज्ञानिक दृष्टिकोण की नज़रिए से देख पाएँ और सीख पाएँ। तो ये पूरे शैक्षिक काल के दौरान उनके अंदर डेवलप की जाती है। दूसरा है शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य शिक्षा को दिशा प्रदान करते हैं एवं शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करते हैं। ये प्रत्यक्ष तथा व्यवहारिक होते हैं। शिक्षण उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं तथा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित होते हैं। ये विशिष्ट, संकुचित तथा स्पष्ट होते हैं।
शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक माध्यम भी हैं। इनका सीधा संबंध कक्षा शिक्षण से होता है। ये शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाते हैं तथा उनमें गति और लय उत्पन्न करते हैं। यानी कि शिक्षण उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो क्लासरूम टीचिंग के दौरान निर्धारित किए जाते हैं, उससे पहले निर्धारित किए जाते हैं इवन, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई टीचर आज बच्चों को फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं या मैथ्स के अंदर किसी कंसेप्ट को समझाना चाह रहे हैं, तो वो ये उद्देश्य निर्धारित करेंगे कि आज बच्चे इस विज्ञान के अंदर फोटोसिंथेसिस सीख पाएँ। तो उनका उद्देश्य ये है कि बच्चों को फोटोसिंथेसिस के बारे में सिखाना। ऐसी गणित विषय में या इतिहास में, तो वो टीचिंग के समय से पहले क्लासरूम में निर्धारित कर दिया जाता है कि आज बच्चों को क्या हमें सिखाना है। थैंक यू।